नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर पटना से, जहां गंगा नदी में नाव हादसा हुआ है। दीघा में पाया संख्या 15 के पास ये नाव हादसा हुआ, जिसमें 5 से 6 लोगों ने तैरकर अपनी जान बचाई है। 5 से 6 लोग बाहर निकल पाए सुरक्षित। एसडीआरएफ की टीमें मौके पर इस वक्त पहुंची हुई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का कार्य शुरू कर दिया गया है। बालू खनन के दौरान ये नाव हादसा हुआ, जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एसडीआरएफ को इसकी सूचना दी गई है। जेपी सेतु से ये नाव टकराया, जिसके बाद नाव हादसा होता है और नाव पर सवार सभी लोग डूब जाते हैं। हालांकि 5 से 6 लोग जिन्हें तैरना आता था वो किसी तरह से बाहर निकलने में कामयाब हो पाए, लेकिन बताया जा रहा है कि तकरीबन 1 दर्जन लोग उस वक्त नाव पर मौजूद थे, जिनमें 5 से 6 लोगों के लापता होने की प्रारंभिक जानकारी इस वक्त सामने आती हुई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और बालू के अवैध खनन से जुड़ा हुआ ये मामला, जिसमें बालू के खनन में ये लोग लगे हुए थे और इसी दौरान जेपी सेतु के पाए से जाकर ये नाव टकरा जाती है, जिसके बाद यह हादसा हुआ। और ये तस्वीरें देखिए, कैसे लोग अपनी जान बचाने के लिए तैरकर बाहर निकलने की जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। हालांकि सभी खुश नसीब नहीं थे। 5 से 6 लोग जिन्हें तैरना आता था वो किसी तरह से बाहर निकल पाए, लेकिन अभी भी तकरीबन 5 से 6 लोग बताए जा रहे हैं जो डूबे हैं और अब इनकी तलाश के लिए यहां पर टीमें जो है वो ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। ये लोग भी पकड़ा हुआ था, चिल्ला रहा था, बाकी हमने उनको कवर किया। अपना जैकेट रस्सी में बांध के जैकेट और ट्यूब जो मेरे नाव में होता है वो लटका के उनको पकड़ के वहाँ से लेके आए। अभी घाट पर बैठा है और इस नाव पर पूरा 13 लोग थे। ये नाव क्या नाव था? बालू का नाव था या क्या लोड था हम नहीं देखे। हम इतना ही देखे कि मतलब नाव मतलब डूब रहा है। कितने लोग को बचाया गया? अब हमारे बोट पर तो हम 2 लोग को क्लियर किए, बाकी पीछे वाला नाव कितना बचाया वो नहीं कर सकते, अभी पूरा पता नहीं लगता। तो इस हादसे के बाद अब इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर शुरू कर दिया गया और आपको वो तस्वीर एक बार फिर से दिखा दें। ये वो तस्वीर है जब नाव हादसे का शिकार होती है, पाए से जाकर टकरा गई और देखिए कैसे लोग अपनी जान बचाने की जद्दोजहद करते हुए आपको दिख रहे होंगे। और सभी के सभी ने कोशिश जरूर की, लेकिन सिर्फ 5 से 6 लोग बाहर निकल पाए। और इसीलिए इस तरह के हादसों के बाद एक बार फिर से सवाल खड़ा होता है कि क्यों इस तरीके से बालू के अवैध उत्खनन से जुड़े पूरे मामले पर प्रशासन की नजर नहीं होती और हादसे सामने आ जाते हैं। सहयोगी हमारे संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर पटना से। संजय, हर एक हादसा और हादसे के बाद कई तरह के सवाल जरूर खड़े होते हैं, लेकिन लापरवाहियां हर बार नजर आती हैं, कभी प्रशासनिक स्तर पर तो कभी लोगों की तरफ से जानबूझकर। कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। देखिए विभा, और खासकर ऐसे समय में जबकि महाव्रत छठ है और सभी छठ घाटों पर जो दीघा का ये इलाका है, बगल में लाखों की संख्या में आप कह लीजिए छठ व्रती पहुंचते हैं और एसडीआरएफ की तैनाती कर दी गई है। एक दिन पहले ही से, दीपावली के एक दिन पहले से आज से तैनाती है वहां पर, और इसके बावजूद एसडीआरएफ को सूचना दी गई है और एसडीआरएफ की टीम पहुंची और तब रेस्क्यू वर्क जो है वो जाकर शुरू होगा। तो ये एक बड़ा सवाल है प्रशासनिक अमले पर भी कि क्यों नहीं प्रशासनिक टीम जो है पहले से तत्पर रहती है। पुलिस टीम पहुंची जरूर थी मौके पर और एसडीआरएफ की टीम को सूचना देकर वो वापस लौट गई थी और स्थानीय लोगों ने अपनी ओर से भरसक कोशिश की है कि जो लोग डूब गए हैं उनको निकाला जा सके, लेकिन गंगा में वाटर लेवल काफी अधिक है तो जाहिर सी बात है परेशानी आ रही है। देखना होगा बड़े पैमाने पर रेस्क्यू वर्क कब तक शुरू होता है, क्योंकि आधा दर्जन जो लोग हैं वो अभी गंगा की गोद में है और उनकी जिंदगी जो है एक सबसे अहम सवाल कि उनको कैसे बचाया जा सके। जी विभा। बिल्कुल संजय, अभी हाल में कुछ ही दिन पहले जब मुख्यमंत्री की तरफ से गंगा घाटों के निरीक्षण के लिए वो निकले थे तो उनका स्टीमर भी जाकर गंगा के सेतु पुल के पाए से टकरा गया था। ये संभव कैसे होता है? क्या वजह इसके पीछे मानी जा रही है? और उसके बाद बार बार ये सवाल उठने शुरू हो गए थे कि आखिर यहाँ पर निगरानी किस रूप में रखी जाए, कैसे ऐसे हादसों को रोका जाए? क्या उसके बाद भी कुछ तब्दीली नहीं हुई? देखिए, निश्चित तौर पर महाव्रत छठ के जो तैयारी चल रही है उसका जायजा लेने के लिए सीएम पहुंचे थे और उस दौरान उनका स्टीमर जो था वो पिलर से टकरा गया था, तो सवाल उठना लाजमी है। और ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। जेपी सेतु के पाए से कई बार बोट जो है वो टकरा जाती है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद नेग्लिजेंसी तो है, इस बात से इंकार नहीं कर सकता। और अभी गंगा में लेवल जो वाटर का
वो काफी अधिक है और करंट भी काफी ज्यादा है, तो जो अनबैलेंस होता है उसकी वजह से इस तरह के हादसे हो जाते हैं। और आज की जो घटना है उसी की वानगी है, अनबैलेंस हुआ और उसके बाद चूंकि जो बोट पर सवार होते हैं बालू खनन वाले जो लोग नाविक होते हैं वो एक्सपर्ट नहीं होते हैं, उनको इस बात का आभास नहीं मिल पाता कि किस तरीके से बोट को चलाया जाए ताकि जो जेपी सेतु का पाया है उसके बगल से, और ठीक बगल से ये गुजर रहा था। 6 लोगों ने पाया को ही पकड़ लिया और चल बचाओ बचाओ की आवाज करने लगे और तभी उनकी जिंदगी बच पाई। अभी भी जो लोग बचे हुए हैं उनको बचाना प्रायोरिटी है स्थानीय लोगों के साथ ही प्रशासन की। देखना होगा कैसे उनको रेस्क्यू कर बाहर निकाला जाता है। सवाल कई है, सवाल यही है कि वहां पर सैकड़ों नावें अवैध खनन में लगी रहती है। न्यूज 18 ने भी कई बार दिखाया, खासकर इस इलाके को जहां पर यह हादसा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद न तो खनन विभाग को इसकी कोई सूझ है, न प्रशासनिक अमले में जिला प्रशासन और या वो पुलिस भी प्रशासन। तब संजय जब यहाँ पर निगरानी ज्यादा की जा रही है, छठ के मद्देनजर यहाँ पर व्यवस्थाओं के लंबे चौड़े दावे भी किए जा रहे हैं और तब ऐसे हादसों के बाद एसडीआरएफ को बुलाना पड़ रहा है। अब पहुंचेंगे और खोजबीन शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन सावधानी हर स्तर पर और खुद भी अपनी जान को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। और अब बात करेंगे लालू से जुड़ी हुई खबर की, तो तस्वीरें भी आपके सामने और लालू प्रसाद से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। 25 अक्टूबर को सिंगापुर से लालू प्रसाद वापस लौट रहे हैं। इलाज के बाद पहले पहुंचेंगे वो दिल्ली और दिल्ली से लालू पटना आ सकते हैं। जो बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, कोर्ट ने 25 अक्टूबर तक की इजाजत दी थी, इसीलिए बाध्यता भी थी लालू प्रसाद की। अब वो सिंगापुर से लौटेंगे, फिर से इसे लेकर एक बार फिर से सिंगापुर जाने की जरूर तैयारी की जाएगी। इलाज के बाद दिल्ली पहुंचेंगे वो। राबड़ी बीसा भारती भी सिंगापुर में उनके साथ मौजूद हैं। लालू के पटना आवास में छठ जो है वो नहीं मनने वाला है। हालांकि इसे लेकर लोगों का इंतजार बहुत होता है। स्वास्थ्य कारणों से इस साल छठ जो है वो नहीं मनाया जाएगा। और संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? क्या लालू प्रसाद की सेहत में पहले से सुधार हुआ और तब वो वापस लौट रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अभी सिंगापुर में अपनी जो बेटी है रोहिणी आचार्य, वहां पे रह करके और डॉक्टरों से इलाज उनका चल रहा है और लगातार डॉक्टर से लगातार उनके इलाज के बाद जो डॉक्टर से उनको जो सलाह मिल रही है उसके अनुसार उनकी दवाइयां भी चल रही हैं और माना जा रहा है कि 25 अक्टूबर को वो वापस दिल्ली लौट रहे हैं। उनके साथ राबड़ी देवी, मीसा भारती दोनों सिंगापुर में हैं। वो पूरे परिवार के साथ दिल्ली लौटेंगे और संभावना ये जताई जा रही है कि दिल्ली से वो पटना भी आएंगे। उसके बाद यहाँ से इजाजत कोर्ट से एक बार फिर लेने के बाद वो फिर से अपने अगले इलाज के लिए वो सिंगापुर जाएंगे। बताया जा रहा था कि जो किडनी में समस्या है उनको लेकर के ट्रांसप्लांट कराने की बात है। अभी फिलहाल जो चेकअप्स हैं वो पूरे हो गए हैं, आगे उनको ट्रांसप्लांट कराना है, कैसे होगा, क्या कराना है, तमाम बिल्कुल। तो 25 अक्टूबर यहाँ पर 25 अक्टूबर तक ही इसकी इजाजत मिली थी और यही बाध्यता है कि सिंगापुर से एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं। हालांकि जो प्रारंभिक जांच होती है लालू प्रसाद की वो हो चुकी है और दोबारा एक बार फिर से अनुमति मिलने के बाद वो सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रवि एस नारायण तमाम जानकारी के लिए। 19 कैदी, 19 फॉर्म, हर एक कैदी के पास एक फोन। कैदियों से 2 किलो गांजा भी बरामद। बेऊर के वाहन से अवैध कारोबार। कैदी ही नहीं, वर्दी भी दागदार। दारोगा समेत 5 पुलिस वाले गिरफ्तार। बेऊर में वर्दी बिकाऊ है। तो जब पुलिस अपनी जान की बाजी लगाती है तो खूंखार अपराधी सलाखों के पीछे पहुंच जाते हैं और जब यही पुलिस अपना ईमान बेच दे तो जेल के अंदर भी खूंखार अपराधियों की मौज हो जाती है। पटना के बेऊर जेल में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जहां वह चंद सिक्कों के लिए अपना ईमान बेचने वाले पुलिसकर्मियों की वजह से जेल के अंदर मोबाइल फोन, हथियार, स्मैग और गांजा तक पहुंच रहा है। वर्दी बेचने वालों की वजह से खूंखार अपराधी जेल के अंदर बैठकर हमले की साजिश रच रहे हैं। फिरौती वसूली जा रही है, लोगों को धमकाया जा रहा है और हत्या तक करवाई जा रही है।
तो बेउर के कैदियों के वाहन से 19 मोबाइल फोन मिलने के मामले में पटना एसएसपी मानवेंद्र सिंह ढिल्लों ने बड़ी कार्रवाई की है। जांच में लापरवाही सामने आने के बाद एसएसपी के आदेश पर एक दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं 4 कैदियों के खिलाफ भी नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जिन पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम भी जरा जान लीजिए। दारोगा रामकिशोर, कांस्टेबल हंसराज तिवारी, राजीव कुमार, छविनाथ सिंह और विकास कुमार भारती को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। इन सब पर कैदियों से साठगांठ का आरोप लगा है। इसके तहत कोर्ट में पेशी के बाद लौटते वक्त इन पुलिसकर्मियों ने कैदियों को बाहर से दिए गए बैग की तलाशी नहीं ली। आपको ये बता दें कि शुक्रवार को पटना में कोर्ट में पेशी के बाद बेउर जेल में लौटते वक्त कैदी वाहन से एक साथ 19 मोबाइल फोन बरामद किए गए, यानी हर कैदी के पास एक मोबाइल बरामद हुआ। इसी कांड ने पुलिस की निष्ठा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जब उनसे पूछताछ की गई तो ये बात प्रकाश में आई कि पांचों के पांचों पुलिसकर्मियों का संज्ञान था कि उनको बाहर का आदमी झोले दे रहा है। उन्होंने उसका चेकिंग नहीं किया, इसलिए उनको उससे स्लिप मानते हुए एक पदाधिकारी और 4 पुलिस कांस्टेबल्स को गिरफ्तार किया गया है और आज उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इनका क्रिमिनल एंटीसीडेंट है और इनके बारे में बस एक ही बात कही जा सकती है कि ये खूंखार अपराधकर्मी हैं और सिर्फ एक ही अपराध में नहीं बल्कि और बहुत सारे अपराधों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। तो बेउर जेल में कैदियों के जरिए कैदियों को मोबाइल की सप्लाई और इसमें पुलिस वालों की गिरफ्तारी वाकई हैरान करने वाली घटना है, क्योंकि बेउर जेल में न सिर्फ बाहुबली और खूंखार अपराधी इस वक्त बंद हैं, बल्कि कई आतंकवादियों को भी यहां रखा जा रहा है, जो बम ब्लास्ट के भी आरोपी रहे हैं। बेउर में जिन बड़े कैदियों को रखा जा रहा है उनके नाम इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। बाहुबली अनंत सिंह सबसे पहला नाम, जिन्हें सभी जानते हैं, वो इस बेउर जेल में ही है। कुंदन सिंह, मानिक संतोष सिंह, सुबोध सिंह, रवि गोप, शेरू सिंह, ये वो तमाम नाम हैं जिन नामों के साथ आप समझ सकते हैं कि इस बेउर जेल में कैसे खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। पटना और बोधगया ब्लास्ट के कई आरोपी इसी बेउर जेल में बंद इस वक्त हैं, और ऐसे में सुरक्षा किस स्तर की होनी चाहिए इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। बेउर में जब बड़े बड़े खूंखार अपराधी बंद हैं और इसमें अवैध गतिविधियों की बात सामने आती रहती है, तो सवाल उठने लाजमी है। इस मामले में जेल के अधीक्षक तक सस्पेंड हो चुके हैं। देखिए यहां हाल के दिनों में क्या क्या हुआ है, जिसे लेकर संशय सवाल उठते हैं। कई बार 2 गुटों के बीच यहां झड़प और संघर्ष की स्थिति बन चुकी है। अगस्त महीने की बात करें तो अभिषेक और राजवीर के बीच खूनी झड़प इसका नतीजा है। झड़प में राजवीर नामक कैदी की मौत हो गई थी। अभिषेक एक पूर्व विधायक का शागिर्द है। विधायक का पांडव सेना से संबंध रहा है। अमित और उज्जवल के बीच दुश्मनी बेउर जेल के अंदर जग जाहिर है, सभी को इसे लेकर जानकारी भी है। अमित कोर्ट में पेशी के लिए देवघर गया हुआ था, जिस दौरान उज्जवल के गुर्गों ने देवघर में उसकी हत्या को अंजाम दिया। अब जान लीजिए कि बेउर जेल के अंदर से अवैध गतिविधियों का काला इतिहास कितना लंबा चौड़ा और पुराना है। जेल के अधिकारियों पर बाहुबलियों को अतिरिक्त सुविधाएं देने का भी आरोप लगता रहा है। ये आरोप पहले से लगते रहे, लेकिन तब्दीली कुछ नहीं हुई और इस मामले में कार्रवाई भी हो चुकी है। किस तरह की अवैध गतिविधियां जेल के अंदर से चलाई जा रही हैं, जेल के अंदर से, वो भी जान लीजिए, क्योंकि अवैध कारोबार इसी जेल के अंदर से, जिसे आप ग्राफिक्स के जरिए देख भी रहे होंगे, ये वो पटना का बेउर जेल है जहां से अपराधी कैसे अंदर से ही हत्याओं को अंजाम करवा रहे हैं। सोना लूट को जेल के अंदर से ही अंजाम दिया जाता है। कोलकाता में हत्याकांड को यहीं से अंजाम दिया गया। पश्चिम बंगाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ करती रही और इसी जेल के अंदर से गांजा और स्मैक बरामद होते रहे। जेल के अंदर से ही शराब पार्टी भी होती रही है। और सवाल यही है कि अगर जेल के अंदर ये ऐशो आराम अपराधी कर रहे हैं, आतंकी कर रहे हैं, तो फिर जेल में बैठे अधिकारी क्या कर रहे हैं, इसका जवाब इन्हें जरूर देना चाहिए। हमारे सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़े हुए हैं पटना से। संजय,
कई बार इस बेऊर जेल के बाहर से आपने भी रिपोर्टिंग की है, कई बार हमने उन तस्वीरों को दिखाया जिसमें ये कहा गया कि बहुत कुछ बदला है, बहुत सारे नए नए तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सुरक्षा पुख्ता हो सके। लेकिन हर बार ऐसी घटनाओं के बाद सवाल वहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि कैसी सुरक्षा? अगर पुलिस वाले ही संरक्षण दे रहे हो, उन्हीं की मिलीभगत से ये खेल चल रहा हो, तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? देखिए विभाग, निचले स्तर पर अगर सहभागिता है अपराधियों के साथ और कोनाइवेंस है तो बड़े स्तर पर लापरवाही है। सबसे बड़ी बात जो पिछले दिनों 2 दिन पहले जब बेऊर जेल में काफी संख्या में जो मोबाइल रिकवर किए गए थे, उसमें एएसआई लेवल के जो ऑफिसर हैं, जो प्रमोटी होते हैं, जिनको प्रमोशन से सिपाही से एएसआई बनाया जाता है, उनको सुरक्षा की जिम्मेवारी दी जाती है, कोर्ट ले जाने की कैदियों की और कोर्ट से जेल ले जाने की। कई लोग पुलिस लाइन में इंस्पेक्टर रैंक के भी ऑफिसर होते हैं, तो उनका डिप्लॉयमेंट होना चाहिए। तो एक लापरवाही बड़े स्तर पर भी है और निचले स्तर पर तो खैर छोड़ ही दीजिए कि 19 मोबाइल आ गया और एएसआई रैंक के ऑफिसर जो हैं और सिपाही जो है उनको पता नहीं चलता। बगैर सहभागिता के मिलीभगत के ये संभव ही नहीं है। तो निश्चित तौर पर हर बार जेल अधीक्षक खड़े होकर कैदियों की जांच नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में पटना पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को भी चाहिए कि बड़े अधिकारियों को लगाएं इस तरह के काम में। वो मानते हैं, खुद एसएसपी ने माना, न्यूज 18 ने जब इस पूरे मामले में सवाल किया तो 5 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया एसएसपी ने। लेकिन एक बड़ा सवाल अब भी है कि क्या निचले रैंक के ऑफिसर को ही सुरक्षा में लगाया जाएगा या बड़े अफसरों को भी लगाया जाएगा, क्योंकि एक अहम मसला है। जेल के अंदर मोबाइल पहुंचता और उससे पूरे बिहार में अपराध संचालित होता है। यहाँ तक कि वेस्ट बंगाल में एक हाई प्रोफाइल मर्डर हुआ था, उसमें भी बेऊर जेल का नाम सामने आया था और यहाँ बंगाल बिल्कुल संजय, चूंकि पुलिस प्रशासन की छवि धूमिल होती है, कानून व्यवस्था को लेकर बार बार सवाल उठते हैं, वैसे में ये दायित्व इनका भी है कि आखिर अगर निचले स्तर पर कोई कर्मी इसमें शामिल हो रहा है तो उसे ये लूप होल्स की जानकारी है, उसे पता है कि हमारे अधीनस्थ या हमारे ऊपर बैठे हुए अधिकारी हम तक पूछताछ करेंगे नहीं, हम पर कोई कार्रवाई होगी नहीं। देखिए, एक मैसेज देने की कोशिश कर दी है पटना पुलिस ने। 5 लोगों को गिरफ्तार कर भेजना इतना आसान भी नहीं, वो भी अपने महकमे के लोगों को। तो एसएसपी ने मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस तरीके से एक मैसेज गया है नीचे के जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनमें, या फिर आगे इसी तरीके से अभियान चलता रहेगा, या फिर इक्का दुक्का अभियान चलाकर आप निश्चिंत होकर बैठ जाएंगे। जरूरत इस बात की है कि मैसेज तो आपने दे दिया, लेकिन लगातार अभियान चलाते रहिए जो कैदी कोर्ट से जेल पहुंचते हैं। सबसे बड़ी बात मैं सूत्रों के हवाले से आपको बता दूं, 19 जो मोबाइल मिले हैं इन्हें जेल के अंदर बेचा जाना था, जो सोर्स है वो बता रहे हैं। तो जेल के अंदर भी एक बड़ा खेल चल रहा है, एक बाजार सज गया है जेल के अंदर, जिस पर नियंत्रण पाना बहुत जरूरी है, न केवल कानून व्यवस्था के लिहाज से बल्कि जेल की व्यवस्था को भी अगर सुधारना है। तो इस तरह की जो बिल्कुल, तो ये खेल जो है वो बाजार के तौर पर भी अब जेल के अंदर खेला जा रहा है और स्वाभाविक तौर पर इसमें लोगों की मिलीभगत के बगैर कैदियों का इतना मनोबल नहीं बढ़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो अब जरूरत यह है कि ये कार्रवाई बार बार होनी चाहिए, हर बार होनी चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे के अधिकारियों तक होनी चाहिए ताकि कड़ा मैसेज इस वक्त जा सके। नालंदा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। हिलसा उपकारा में सेल फोन का खेल की खबर दिखाए जाने के बाद देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई। डीएम के निर्देश पर एसडीओ और डीएसपी हिलसा में एक टीम बनाकर अचानक से जेल में छापेमारी करने के लिए पहुंच जाते हैं। दरअसल हिलसा उपकारा के वायरल वीडियो ने जेल में चल रहे खेल का खुलासा कर दिया और हिलसा जेल में कैदियों की महफिल कैसे सजती है, 2 तस्वीरों के जरिए आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि जो पहली तस्वीर है वो न्यूज 18 के खबर के असर की तस्वीर है जहां पर कार्रवाई करने के लिए टीम पहुंच गई, लेकिन इस वक्त जो आप टीवी स्क्रीन पर दूसरी तरफ तस्वीर देख रहे हैं ये उस महफिल की तस्वीर है जो जेल के अंदर ताश और नशे के सेवन के साथ एक वायरल वीडियो के तौर पर सामने मौजूद है। कैसे चिलम का इस्तेमाल दिन रात किया जा रहा है। वायरल वीडियो में कैदियों की बातचीत के मुताबिक ये सब कुछ जेलर के इशारे पर चलता है। अब आप अंदाजा लगाइए, बातचीत में कैदी जेलर का नाम कृष्ण मुरारी रजक तक बता रहे हैं। जेल के भीतर कैदियों के द्वारा बनाई गई कैदियों की महफिल और मस्ती के इस वीडियो में कैदी जो है वो कैसे मस्ती कर रहे हैं, कितना खर्च किया जा रहा है, गांजे कहां से आ रहे हैं और कितने आ रहे हैं, शराब की बोतल के लिए कितनी कीमत चुकानी पड़ती है, कैदी घर का खाना कैसे मंगवा कर आराम से खा रहे हैं, ये सब कुछ सवाल खड़े करता है। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड, यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।
हफ्ते दर हफ्ते लगातार एक बार फिर से नंबर 1 चीते सी रफ्तार, टीआरपी का सरताज, बादशाहत बरकरार 96.8% मार्केट शेयर के साथ नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 बिहार झारखंड। दर्शकों के प्यार और विश्वास के लिए शुक्रिया। लगातार बढ़ता ये ग्राफ है आपके प्यार का परिणाम। आपका प्यार रहे बरकरार, हम हैं आपके शुक्रगुजार।